नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और मुद्दे की बात में आज बात करेंगे बात बड़ी मानव तस्करी। फोन पर मिली शिकायत पर पुलिस ने कानपुर के गोविंद नगर में फर्नीचर कारोबारी के यहां से दबिश देकर 12 वर्षीय बच्चे को बंधुआ मजदूरी से निजात दिलाई है और साथ ही दूसरे बच्चे सहित मुख्य आरोपी यानी मानव तस्करी करने वाले सरगना की तलाश में लखनऊ के आलमबाग में छापेमारी की है। पुलिस के मुताबिक दो बच्चों को लखनऊ में 60,000 रुपए में खरीदा गया था और इनमें से एक बच्चे को खरीदने वाले ने अपनी बेटी की ससुराल कानपुर भेज दिया था, जहां मारपीट करते हुए शौचालय साफ कराने सहित अन्य कार्यों का दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस को भी बच्चों को बेचने वाले मुख्य आरोपी की तलाश है। महानगरों सहित सूबे के अधिकांश जिलों में अक्सर ही बच्चों की गुमशुदगी के मामले दर्ज कराए जाते हैं। हालांकि पुलिस कुछ मामलों में बरामदगी कर पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने में कामयाब होती है। दो बच्चों की खरीद फरोख्त के इस मामले में तमाम बड़े सवाल खड़े किए रहे हैं और आखिर सूबे का राजधानी सहित और किन जिलों और शहरों में घरेलू कामकाज सहित अन्य कार्य कराने के लिए मानव तस्करी की जा रही है और साथ ही क्या राज्य के इस काले कारोबार से जुड़े लोग अन्य राज्यों व देशों तक अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। देखिए, कल लगभग शाम 7 बजे गोविंद नगर थाने पर पीआरबी के माध्यम से सूचना दी गई कि 112 पर एक इवेंट पीआरबी को प्राप्त हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि उनके 12 बच्चे को गोविंद नगर के बी ब्लॉक के घर में बंधक बनाकर रखा हुआ है। इस सूचना पर पीआरबी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो एक 12 वर्षीय बच्चा वहां से रिकवर किया गया है। और जो प्रकरण संज्ञान में आया है वो ये है कि इस बच्चे को इस परिवार के द्वारा लखनऊ से खरीदा गया था। इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें बीएनएस की मुख्यतः धारा 143(4) जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ अ चाइल्ड एवं इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75, 79 और 81 और बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं इसमें एक अभियुक्त अंकित को गिरफ्तार करके आज जेल भी भेजा जा रहा है। इसमें मुख्यतः 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की गई है। अंकित, उनकी पत्नी साक्षी, साक्षी के पिता सुनील मलिक और इसमें एक एजेंट का नाम सामने आया है पप्पू यादव, जिसके माध्यम से इस परिवार ने इस बच्चे को खरीदा था। इसमें ये भी संज्ञान में आया है कि इस परिवार के द्वारा उस बच्चे के साथ मारपीट भी की गई है। उसका तत्काल मेडिकल भी कराया गया है और उसे सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवा शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता माफ कीजिएगा लखनऊ से जुड़ चुके हैं और कौस्तुभ मिश्रा हमारे साथ में है। माफ कीजिएगा, कौस्तुभ मिश्रा कानपुर से संवाददाता हैं। रविंद्र चपराना साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा से अपडेट ले लेते हैं। कौस्तुभ, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है पुलिस ने एक बच्चे को मुक्त कराया है, पूरी जानकारी क्या है, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, यह मामला जो है मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। गुरुग्राम के एक गरीब पिता से लखनऊ के एक व्यापारी ने 2 नाबालिग बच्चों को 60,000 रुपए में ऑनलाइन खरीदा, जिसके बाद उस व्यापारी ने एक बच्चे को कानपुर के गोविंद नगर अपने दामाद के यहाँ भेज दिया। आपको बता दें कि उस बच्चे को लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, उससे गलत तरीके से काम कराया जा रहा था, उसको मारा पीटा जा रहा था। काफी दिनों तक बच्चे ने अपनी जो है पीड़ा सही। उसके बाद किसी प्रकार बच्चे ने गुरुग्राम अपने पिता को फोन किया और पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद पिता ने कानपुर पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद कल जो है पिता ने उस नाबालिग बच्चे को व्यापारी के चंगुल छुड़ाया है। इसके साथ ही व्यापारी को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया। जी बिल्कुल। शिवा शर्मा है लखनऊ से हमारे संवाददाता, इनके साथ में जानते हैं। शिवा, लखनऊ की अगर हम बात करें, हमने कई बार ऐसा देखा है जहां पर बच्चों के साथ में बाल मजदूरी कराई जाती है, बच्चों को बेच दिया जाता है और ये व्यापार पूरी तरीके से चलता चला आ रहा है राजधानी लखनऊ में। आज से नहीं, कई सालों से। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वक्त के बाद पुलिस एक्टिव होती है, पूरे सरगना पर एक्शन लिया जाता है, गिरोहों के भंडेफोड़ किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके हर बार फिर से वो दोबारा चालू हो जाता है। फिलहाल वर्तमान में क्या स्थिति है राजधानी लखनऊ में?
देखिए गरिमा, अभी जो आलमबाग स्थित सुनील मलिक का जो घर है वहां पर पुलिस की टीम ने दबिश दी है और उस बच्चे की बरामदगी की कोशिश की है, लेकिन ऑफिशियल किसी भी तरीके की जानकारी हर कोई देने से बच रहा है, क्योंकि लखनऊ पुलिस इस बात को कह रही है कि ये पूरा मामला कानपुर से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो भी कार्रवाई है वो कानपुर पुलिस की तरफ से की जा रही है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल कानपुर की तरफ से की जा रही है, तो उनके पास बहुत ज्यादा जो जानकारी है वो गोपनीय है, इसलिए वो साझा नहीं कर सकते। इसलिए जरूर कहा जा रहा है कि मानव तस्करी से जुड़ा ये मामला है। जब इसको ये खोला जाएगा तो उसमें कई आरोपी जेल भी जाएंगे। लखनऊ में जो सुनील मलिक का घर है वहां पर अभी जो ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सुनील मलिक का पता नहीं लगा है, उस बच्चे का पता नहीं लगा है, तो कानपुर पुलिस भी अभी इस बात को तलाशने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार दो चचेरे भाई जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, जो अपने पिता के साथ में गुरुग्राम में रह रहे थे, और पप्पू यादव नाम के शख्स ने उन दोनों बच्चों के काम दिलाने के बहाने उसके पिता से अलग किया और 30-30 हजार में दोनों बच्चों की बोली लगा करके एक लखनऊ के सुनील मलिक को बेच दिया। सुनील मलिक जब अगस्त में इन बच्चों को खरीद करके गुरुग्राम से जब लखनऊ लाए थे तो उन्होंने एक बच्चा कानपुर स्थित अपने जो दामाद है आदित्य अंकित आनंद, उनको उसके घर पे भेज दिया, जिसमें एक की उम्र 8 साल और दूसरे की उम्र 12 साल थी। जाहिर सी बात है दोनों लोग नाबालिग हैं और नाबालिग लोगों को बंधक बना करके जबरन काम कराया जाता था और जब वो काम सही नहीं करते थे तो उनको मारा पीटा जाता था। ऐसे में जब बच्चे को बहुत ज्यादा ये लगा कि जब उसकी जान आफत में है या यूं कहे कि उसको बंधक बना करके इस तरीके का काम जबरन कराया जा रहा है, तो उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने कानपुर पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के गोविंद नगर पुलिस के साथ मिल करके इस पूरे मामले का भांडाफोड़ किया। और जब वहां से एक बच्चा बरामद हुआ तो उसने ये बताया कि उसका एक जो चचेरा भाई है वो लखनऊ में सुनील मलिक के घर पर है। तो अब दूसरे बच्चे की बरामदगी होना बाकी है। पुलिस ने पूरे मामले में कानपुर के गोविंद नगर में FIR भी दर्ज कर ली गई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल भी इस पूरे मामले में काम कर रही है। तो जरूर ये कहा जाएगा कि इन दोनों बच्चों की जब बरामदगी हो जाएगी तो परिवार को सुपुत्र करने का काम तो पुलिस करेगी, लेकिन उदाहरण है और ये बात कई समय से देखी जा रही है कि जो काम दिलाने के बहाने लोग कुछ चंद पैसों में उनके पिता को या माता को जो पैसे दे करके उसके लालच में उनको बच्चा ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों की तस्करी हो जाती है। कुछ रुपए में बच्चे जो हैं वो बेच दिए जाते हैं और जबरन उन्हें कम तनख्वाह पे या यूं कहेंगे 3-4 हजार रुपए की तनख्वाह पे लोग उन्हें अपने घर पे रख के जबरन काम कराते हैं। तो ऐसा लखनऊ में नहीं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग कई जिलों में देखा गया है कि बड़े बड़े घरों में जो बच्चे काम करते हैं वो इसी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही शिकार हुए कि उनकी तस्करी होती है और कोई ना कोई ब्रोकर उनको तस्करी के जरिए बेच करके उन्हें अपना एक पैसे का लाभ उठा लेता है और उन बच्चों से काम करवाने के लिए जबरन घर में बंधक बनवा लेता है। तो ऐसे में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के साथ साथ यूपी पुलिस को भी सचेत होने की जरूरत है। जो घरों में बच्चे काम करते हैं एक सेल बनाई जानी चाहिए और उस सेल को एक्टिव होना चाहिए कि जो भी बच्चे उनके घर में काम कर रहे हैं उनसे पूछा जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, क्या वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, क्या उन्हें किसी तरीके से बंधक तो नहीं बनाए रखा है। तो इसमें यूपी पुलिस को एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है और जरूर अगर ये इनिशिएटिव लिया जाएगा तो एक नहीं कम से कम सैकड़ों से ज्यादा मामले खुल करके आएंगे कि कौन बच्चे अपनी मर्जी से या यूं कहे कि कौन लोग अपनी मर्जी से किसी के घर या किसी की फैक्ट्री किसी की कंपनी में काम कर रहे हैं या उन्हें काम करवाया जा रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर और भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है। रविंद्र चपराना साहब हमारे साथ में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। रविंद्र जी, मानव तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और देखिए अभी कानपुर लखनऊ में भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस के लाख एक्टिव होने के बावजूद भी लोग बाल मजदूरी भी कराते हैं और जिस तरीके से बेचने की बात सामने आ रही है अपने आप में समाज में एक बहुत बड़ी कमी हम कह सकते हैं जो देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहेंगे आप, कैसे इस पर लगाम लग सकती है? अनम्यूट कीजिए सर पहले आप। गरिमा जी बहुत बहुत आपका कि इस मुद्दे को एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, तो इसके माध्यम से आपने अपने चैनल पे आज उजागर किया है। कुछ लोग जो पकड़े गए हैं, तो एक है जो पकड़े गए हैं आज लोग। और आपने देखा है कि यूपी के अंदर जितनी भी बहुत बड़े बड़े जो फार्म हाउस हैं, फैक्ट्रियां हैं या बड़े बड़े जो बंगले हैं, उनके अंदर उन बच्चों को लाया जाता है और उनको उनके माँ बापों को एक छोटा सा लालच देकर और उनसे बहुत ही बुरे काम कराए जाते हैं। उनसे लैट्रिन साफ कराई जाती हैं या उनको ऐसे काम कराए जाते हैं जो उनकी उम्र में उनको वाजिब नहीं है। और उनके साथ साथ अब माँ बाप गरीब होते हैं, मजबूर होते हैं,
तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आज पुलिस ने इनिशिएट लिया है, कुछ लोग पकड़े गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी तो ऐसे हजारों लोग ऐसे होंगे जो आपको बड़ी बड़ी सोसाइटीज, फार्म हाउस में या बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर भी आपको ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे आपको दिखाई दे जाएंगे, जिनको उनके माँ बापों से खरीद लिया जाता है। और पहले बोलते हैं कि आपको बहुत अच्छी तनख्वाह दी जाएंगी, उनको ना तो उसको शिक्षा कोई दी जाती है, ना उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार कराया जाता है, ना उनको खाने पीने के लिए समय पे खाना मिल पाता है, और ना उन्हें कपड़े पहनने के लिए भी अच्छे दिखाए। मैंने कि मैं अभी पीछे नोएडा गया था, तो वहां मैंने एक बच्चे से ही पूछा था, तो वो बच्चा बताने को मजबूर था कि मतलब वो चुप लगा गया वो। मैंने पूछा, बेटा क्या बात है, आप ये यहाँ क्या करते हो? आप कह रहा जी मैं तो यहाँ पे ना पोछा लगाता हूँ। तो कितनी उम्र है? कह रहा 9 साल। तो गरिमा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर इन बच्चों के साथ, जो हमारी देश की नींव है, इन बच्चों के साथ अगर इस तरह गंभीर हालातों में उनसे काम कराया जाता है, उनको टॉर्चर करा जाता है, तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं तो चाहूंगा कि जो लोग इसमें आरोपी हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, उन्हें सजाए मौत भी मिलनी चाहिए, और उनको उम्र कैद की सजा और सजाए मौत दोनों में से कोई भी इनको सजा ऐसी दी जाए, लेकिन आने वाले जो लोग हैं, जो और लोगों को बच्चों को ऐसे उठा के लेके जाते हैं या खरीद के अपने घरों में लैट्रिन साफ करवाते हैं, अपने घर के छोटे मोटे काम कराते हैं, उनको इसके लिए जरूर पता लगे कि अगर आपने ये क्राइम किया तो आपको इसका गंभीर क्या नाम है, आपको भुगतना पड़ेगा, जो आपको सजाएं मिलेंगी। तो मैं तो यही मानता हूँ कि अभी जो ऐसे बहुत सारे आपको यूपी के जितने भी एनसीआर के आसपास के लोग हैं, उसमें ऐसे ऐसे इनकी पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उन बच्चों के बारे में जानकारी जरूर निकलेगी, तो हजारों बच्चे आपको मिलेंगे इस तरह के। ये 2 बच्चे नहीं, मैं तो मानता हूँ कि मैं हजारों बच्चों, हजारों की तादाद में आपके बच्चे ये हटा दो। आपको मिल जाएंगे, जो इस तरह की मजबूरी में उन लोगों का फायदा बिल्कुल, उठाकर बशर्ते उनसे ठीक तरीके से छोटे जांच छोटे होनी काम चाहिए करते और उसके बाद ही जो सच्चाई है वो सामने आ पाती है। और सबसे अहम यहाँ पर जिम्मेदारी हो जाती है पुलिस प्रशासन की। अगर वो एक्टिव होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में हैं। बरामदगी भी होगी और लगाम भी लगेगी, और अगर सख्त एक्शन लिया जाएगा ना तो एक नजीर पेश होगी और लोग ऐसी हिमाकत करने से डरेंगे। चलिए शिवा का रुख कर लेते हैं। शिवा, लखनऊ में हमने देखा है ट्रैफिक में भी कभी आप रुक जाइए, खासतौर पर जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर आप देखिए कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे आपको भीख मांगते हुए नजर आ जाएंगे। पूरा का पूरा इनका एक ग्रुप होता है जो अलग अलग ट्रैफिक पॉइंट्स पर मौजूद होता है। तो ये सब भी पुलिस जब छानबीन करती है तो पता चलता है कि इनमें से भी कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरीके से ही लेकर आए गए होते हैं। तो क्या एक बार फिर से जब पूरे मामले सामने आ रहे हैं, संख्या इनकी बढ़ रही है, तो क्या पुलिस महकमा एक्टिव हो रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है और इन लोगों, इन घटनाओं पर लगाम लगे, इसके लिए क्या सख्त कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए गरिमा, मानव तस्करी का एक बहुत बड़ा कॉकस होता है। एक नहीं, हजारों लोग इस कॉकस में जुड़े होते हैं जो मानव तस्करी करते हैं, उसके एवज में उन्हें मोटी रकम मिलती है। तो ये सारे बच्चे अलग अलग राज्यों के होते हैं, जो जहां पर बहुत ज़्यादा पालन पोषण बच्चों का नहीं हो पाता है, तो उसका फ़ायदा उठा करके ये कॉकस, ये गैंग इन बच्चों की खरीद फरोख्त करता है और उन्हें दूसरे राज्य में ले जा करके भेज देता है। उसमें पहला फ़ायदा उनका ये होता है कि बच्चे की पहचान बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी। बच्चा अगर भागना भी चाहेगा तो वो भाग नहीं सकता, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कॉकस है कि कई बच्चे जो है आपको भीख मांगते हुए सड़क पे दिखाई देंगे, जिनकी उम्र महज 8 से 9 साल है, 12 साल है, 11 साल है, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको रोकने का काम जो है वो सभी एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत सभी अलग अलग विभागों का हो, चाहे यूपी पुलिस हो, श्रम विभाग हो, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल हो या फिर बाल एवं श्रम आयोग हो। ये सभी लोग जब तक मिलजुल करके काम नहीं करेंगे तब तक इस कॉकस को रोक पाना या इस कॉकस पे लगाम लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अपने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो आपस में जब तक एक टेबल पर रख करके शेयर नहीं करेंगे तब तक इस कॉकस को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमने देखा है कि हमेशा विफल हो जाती है पुलिस इस पूरे काम को करने के लिए। पूरा डेटा जो है वो बाल श्रम आयोग के पास होता है, श्रम आयोग के पास होता है, श्रम विभाग इसमें कार्रवाई करता है, लेकिन सभी लोग एक टेबल पे बैठ करके कार्रवाई करने की बात नहीं करते हैं।
पुलिस विभाग हमेशा इस बात को कहता है कि उनके पास सूचना आएगी तो मैन पावर के तहत खाकी वर्दी की अगर बात की जाए तो वो लोग एनफोर्समेंट पूरी प्रोवाइड करा सकते हैं और उस बच्चे को मुक्त करा सकते हैं। लेकिन कहां कहां इंफॉर्मेटरी है ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल जानता है, ये श्रम आयोग जानता है, और श्रम आयोग का भी और बाल आयोग का भी काम है कि जगह जगह और समय समय पर इस तरीके का अभियान चलाए ताकि दुकानों पे, कंपनी पे, घरों पे, फार्म हाउस पे या किसी भी तरीके की फैक्ट्री है उसमें काम करने वाले लोगों का ब्यौरा जुटाए और आखिरकार उनकी काउंसलिंग करें, उनसे पूछताछ करें। तो सभी लोग जब तक एक जगह पर एक साथ नहीं बैठेंगे तब तक इस कॉकस को तोड़ पाना या रोक पाना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, और वो चीजें देख पे रहे हैं कि हम भले ही रह कर जब घटनाएं आती हैं तो प्रशासन फिर से एक्टिव हो जाता है, लेकिन फिर वही ठंडे बस्ते में चीजें चली जाती है और शायद उतना अच्छा एक्शन नहीं होता, क्योंकि अगर एक्शन होगा ना तो एक अगर गिरोह पर एक्शन आपने लिया तो कहीं ना कहीं उससे एक नजीर पेश होगी, डर खाकी का कायम होगा, वो भी हेल्प करेगा इन चीजों को रोक पाने में। चलिए चपराना साहब कुछ कह रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर बताइए। गरिमा जी, मैं कह रहा था कि जो अभी हमारे एंकर साहब ने बताया कि ये भी चौराहे पे जो भीख मांगते हैं, एक और क्राइम बहुत बड़ा कर रहे हैं कि मैं अभी मेरठ में था, जब मैंने टोल टैक्स देके थोड़ा सा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं और उनके पास एक वॉच होती है, उस वॉच को जो हमारा टैग लगा होता है, जो हमारा जिससे हमारा ये जो हम लोग पैसा कट जाता है हमारा, वो टैग पे लगा देते हैं। हाँ ठीक है, वो हमने पकड़ा उनको और हमने पकड़ के, 2 बच्चे थे, हमने पकड़ के पुलिस के सामने उनको बताया कि भी इस तरह से हमारे पैसे इन्होंने निकाले हैं इसके अंदर से। तो पुलिस ने सीधा सीधा बोल दिया कि ये तो बाल श्रम आयोग जो है, जो बच्चे वाले हैं वो देखेंगे, और उनको मेरे ख्याल से थोड़ी देर में ही उनको वहां से उनको छोड़ दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो क्राइम कर रहे हैं बच्चे, ये पूरा गिरोह होता है इसके अंदर। एक आदमी के पास कम से कम 50-100 बच्चे होते हैं और उनसे वो क्राइम भी कराते हैं। अब बच्चे वो मजबूर है, वो तो वहां जो उन्हें बोलेगा, उनका जो बॉस बना होता है, तो वो ही काम करते हैं वो बच्चे। फिर पुलिस वालों से उनकी साठ-गांठ होती है। तो मेरा कहने का मतलब है इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, 7-8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे जो आपको हर चौराहे पे मिलेंगे, या तो वो, मैंने कई बार देखा है कि वो या तो शीशा खुला हो तो वो हाथ मारते हैं गाड़ियों के अंदर, चोरी भी करते हैं। भीख मांगना तो चलो, हमने वो भीख मांग रहे हैं, हमने उनसे कुछ पैसे मांगे, हमने नहीं दिए, मगर वो गाड़ियों पे चोरी भी करते हैं। वो पूरा गिरोह है इनका। और एक बच्चे नहीं, आपको हर चौराहे पे 5-7-10 बच्चे, यानी कि 500-700 बच्चों का एक ग्रुप होता है पूरा। ये हर चौराहे पे, वहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर एक ही हेड होता है उनका, वो उनसे चोरियां करवाता है, जानबूझ के चोरियां करवाता है। वो शीशे पे उनको क्या नाम है, अपना वॉच लगाते हैं, वो उसके अंदर टैग में से पैसा भी निकाल लेते हैं, बैग लेके भाग जाते हैं। तो ऐसे ही अब उनको पकड़ के जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम तो, हमारे तो जो ऊपर वो बैठे हुए हैं उन्होंने हमें भेजा है। तो ये एक बहुत बड़ा गिरोह है जो बच्चों के साथ, हमारे जो हमारी नींव है देश की, उनको गलत रास्ते पे जो डाल रहे हैं, उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सजाए मौत हो, मैं तो ये कहता हूँ कि उनको सजाए मौत होनी चाहिए। बिल्कुल, जो लोग इस पूरे क्रम को प्रमोट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि उन पर काम होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे मासूम है, बच्चों को नहीं पता है कि उनसे क्या कराया जा रहा है, और उन्हें फंसा कर, कई बार तो बच्चों को पता तक नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चों को बेच दिया जाता है। बताइए वो बच्चा कहाँ जाए, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसी की वजह से बच्चा इन लोगों की बात मानता है, और इनके पूरे के पूरे मेंबर्स होते हैं जो इन पर नजर भी रखते हैं। हमने देखा है कई इसके पहले स्टोरियां भी सामने आई हैं जिसमें ये बात बिल्कुल साफ तौर पर आई कि किस तरीके से पूरा का पूरा गिरोह एक्टिव रहता है। ये बच्चे किसी, सिर्फ और सिर्फ इनका काम ही भीख मांगना होता है, और लगातार यूपी में मानव तस्करी फल फूल रही है, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। कानपुर से कौस्तुभ है, उन पर उनका भी रुख कर लेंगे। कौस्तुभ, कानपुर में क्या जांच एक बड़े स्तर पर शुरू हो सकी है? क्या इस पूरे मानव तस्करी को रोकने के लिहाज से प्रशासन ने कोई बड़े कदम उठाए? क्योंकि ये एक घटनाक्रम सामने आया, ठीक है, इस पूरे मामले में बच्चे को मुक्त करा लिया पुलिस ने, लेकिन ऐसे न जाने कितने और बच्चे हैं जो ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या हो रहा है? देखिए गरिमा, बिल्कुल आपको बता दूं कि अगर इस मामले की बात की जाए तो इसमें अभी जो मुख्य आरोपी है पप्पू यादव, जो एक एजेंट का नाम सामने आया, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अगर उसको पुलिस जल्दी गिरफ्तार करेगी
तो कहीं ना कहीं एक बड़े मानव तस्कर गिरोह का खुलासा हो सकता है, जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 बच्चे बेचे गए, उसमें और भी ऐसे काम किए होंगे। अब अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के फजलगंज चौराहे पे, बड़े चौराहे पे, परेड चौराहे समेत अन्य तमाम चौराहों पर आप तमाम बार देखेंगे कि जो छोटे बच्चे वो काम करते नजर आते हैं, उनसे जबरन कभी कभी काम भी कराया जाता है। इसके लिए बाकायदा श्रम विभाग को और जो बच्चों को लेकर एनजीओ काम करते हैं उनको और जो पुलिस है उनको एक्टिव होना पड़ेगा और लोगों को कहीं ना कहीं इसमें जागरूक करने की एक पहल भी जारी करनी होगी। जी ठीक है, हमारे साथ में ऋषभ अवस्थी जी हैं, अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर, आपका भी आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार जी। जी बिल्कुल ऋषभ मिल जी, रही है। मानव तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं मासूम बच्चों को इसमें किस तरीके से बेच दिया जाता है। कई लोगों को, खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर ये पूरा मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ता है और अभी कानपुर और लखनऊ में लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में मानव तस्करी फल फूल रही है। कहाँ पर, किस जगह पर आपको कमी लगती है? क्या प्रशासन की लापरवाही और मिली भगत भी हम कह लें रहती है, तभी इस तरीके के मामले पूरे बढ़ पाते हैं, इस तरीके की घटनाएं हो पाती है? गर्मा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। मैं बताना चाहूंगा कि ये चीजें अभी से नहीं हैं। आपको ध्यान होगा, एक बहुत पहले एक मूवी आई थी, ज्यादा पुरानी नहीं, ट्रैफिक सिग्नल। उस ट्रैफिक सिग्नल मूवी में इस पूरे सिंडिकेट का एक खुलासा किया गया था और वही सिंडिकेट आज भी उसी तरह काम कर रहा है। जैसे कि टाटमील चौराहे हैं, बड़े चौराहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की भी मिली भगत होती है कि जिस साइड रूट ज्यादा गाड़ियां आती हैं, वहां जहां से ज्यादा पैसा मिलता है, वहां सिग्नल ज्यादा देर तक रोके जाते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह के मामले पहले नहीं हैं और इसमें जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, क्योंकि जब भी हम लोग इस तरह के बच्चे कहीं समाज में देखते हैं तो हमको सबसे पहले कार्य ये करना चाहिए मेरी समझ से कि उनको तत्काल पकड़ के 112 डायल करके उनको सुपुर्द करना चाहिए पुलिस के, कि इस तरह के जो गैंग्स सक्रिय हैं, जिन्होंने अपना सिंडिकेट बना रखा है, वो क्रैक डाउन हो सके और ये लूप होल पता चल सके। ठीक है सर, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात कि लूपहोल कहां पर है, किन लोगों की मिली भगत है, उनको सबसे पहले पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि बिना उनकी मिली भगत किस तरीके का एक बड़ा मामला किसी भी शहर में फल फूल नहीं सकता है। तो ऋषभ जी, लग रहा है कि अगर बड़े जो अधिकारी हैं बड़े स्तर के, वो भी इन मामलों में अपनी सहभागिता निभाएंगे, अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, तभी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लगाम लग पाएगी। क्योंकि किसी एक के चाहने से ये नहीं हो सकता, या किसी एक मामले में एक्शन ले लेने से सभी को राहत नहीं मिलने वाली है। कानपुर में एक बच्चे को मुक्त करा दिया गया, लखनऊ में भी हम देखते हैं पुलिस एक्टिव होती है तो कई जगहों पर खुलासे होते हैं, कई बच्चों को मुक्त कराया जाता है, कई लोगों को छुड़ाया जाता है। लेकिन क्या उससे पूरा का पूरा जो ये पूरा मानव तस्करी का एक पूरा जो काम है, क्या वो बंद तो नहीं हो जाता? बिल्कुल सही, मैं पूर्णतः आपकी बात से सहमत हूँ और इस पे बकायदा जो भी हमारे कानपुर कमिश्नरेट के बड़े आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको एक वीकली ऐसा प्रोग्राम कराना पड़ेगा जहां पे इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती है, जो भी ये मानव तस्करी है, जो भी ये छोटे छोटे गैंग सक्रिय हैं, उनको किस तरह से हम पकड़ें, उनको किस तरह से क्रैक डाउन करें और किस तरह से हम त्वरित उन बच्चों की मदद करके उनको सकुशल, अगर घर वापसी नहीं करा सकते हैं तो कम से कम पुलिस तक तो उनको हम लोग वापस करा ही जा सके। ठीक है सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो साथ में खरीदे गए दूसरे बच्चे की तलाश देखिए जारी है और एक बच्चे को मुक्त भी कराया गया है। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर मानव तस्करी पर लगाम कब लगेगी, कब पुलिस इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लेगी, नजीर पेश करेगी, ताकि ऐसे मामले पूरी तरीके से बंद हो जाएं और खत्म हो जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।